नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुमार। आज हम चर्चा करेंगे विवादित ढांचा कैसे ढहा और राम मंदिर को अंजाम कैसे मिला, कैसे राम मंदिर 2024 में जनता को मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जब कार सेवा हो रहा था 6 दिसंबर 1992 को, अलग अलग तरीके से लोग अपनी अपनी मिशन पे काम कर रहे थे। कोई विरोध कर रहा था, वो भी अपने मिशन पे काम कर रहा था। कोई सपोर्ट कर रहा था, वो भी अपने मिशन पे काम कर रहा था। एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी चुप्पी ने बहुत बड़ा काम कर गया। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, उसी में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो ये चाहता था कि कम से कम एक गुंबज बच जाए, जिसको शीशे में फ्रेमिंग कराकर आने वाली पीढ़ी को दिखाया जाए। हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि वह व्यक्ति कौन था जो चाहता था कि एक गुंबज को शीशे में फ्रेमिंग कराकर दिया जाए। और उसने कहा था कि कम से कम एक गुंबद बचा लीजिए। जी, 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक बुलाई गई, उसमें प्रधानमंत्री गुमसुम थे। माखनलाल फोतेदार कांग्रेस के खानदानी निष्ठावान थे, ये सब कोई जानता है। उनकी निष्ठा पार्टी से कम, खानदान से ज़्यादा थी। वह अपनी आत्मकथा चिनार लिस्ट में लिखते हैं, मैंने प्रधानमंत्री से फ़ोन पर अनुरोध किया था कि वह सुरक्षा बलों से कहे कि फैजाबाद में तैनात वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से आंसू गैस के गोले चलाएं और गोले चलाकर कार सेवकों को खदेड़ें। राव साहब ने कहा, यह मैं नहीं कर सकता हूं, यह राज्य सरकार का काम है। मैं नरसिम्हा राव की बात कर रहा हूं। मैंने उनसे फिर कहा, कम से कम एक गुंबद तो बचा लीजिए, ताकि बाद में उसे शीशे में रखकर लोगों को दिखलाया जा सके कि बाबरी मस्जिद बचाने की हमने पूरी कोशिश की। ये फोतेदार ने नरसिम्हा राव को कहा, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहे और थोड़ी देर बाद बोले, फोतेदार जी मैं आपको दोबारा फोन करता हूं। यानी कि नरसिम्हा राव की चुप्पी थी कि भाई अब हमें शीशे में मढ़ाने के लिए गुंबज भी नहीं चाहिए। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा से मुलाकात के कारण फोतेदार मंत्रिमंडल की उस बैठक में 15 मिनट देरी से पहुंचे थे। बैठक चल रही थी, लेकिन ये राष्ट्रपति से मिलने गए थे, इसलिए 15 मिनट बाद पहुंचे। वहां सब चुप थे। फोतेदार कहते हैं, सन्नाटा देखकर मैंने पूछा, सबकी बोलती क्यों बंद है, क्यों सब कोई चुप है? माधवराव सिंधिया बोले, आपको नहीं पता बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। मैंने सभी मंत्रियों के सामने कहा, राव साहब इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेवार हैं। यानी कि फोतेदार के अनुसार मंदिर के ढांचे को शीशा में बंद करना था, उस विवादित ढांचे को रखना था ताकि कांग्रेस उस पर राजनीति कर सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब सिंधिया ने कहा कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है, तो फोतेदार बिलखते हुए और चिल्लाते हुए प्रधानमंत्री राव को कहे कि इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द नहीं कहा। इस पे प्रधानमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी अर्जुन सिंह इस पूरे मामले में राव के कटु आलोचक थे। जैसे बीएचपी ढांचा गिराना चाहती थी, वैसे ही अर्जुन सिंह इस बहाने नरसिम्हा राव को गिराना चाहते थे। वहां भी युद्ध चल रहा था। अर्जुन सिंह लगे थे कि नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाए। उनकी लोमड़ी वृत्ति नरसिम्हा राव के अयोध्या के सवाल पर फेल होने का इंतजार कर रही थी। अर्जुन सिंह ये चाहते थे कि किसी तरह अब सरकार इनकी गिर जाए। माखनलाल फोतेदार इनकी तस्दीक कहते हैं कि वह चिनार लिस्ट में लिखते हैं, अर्जुन सिंह को बहुत अच्छी तरह पता था कि 6 दिसंबर को क्या होने जा रहा है। यानी कि जो प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के पूरे एक एक पार्ट अर्जुन सिंह को पता था। लेकिन वह तब भी दिल्ली छोड़कर पंजाब चले गए। ये चूंकि जब सारी जानकारी उनको मिल गई, तो वो दिल्ली से पंजाब चले गए। मेरा मानना है 6 दिसंबर को मंत्रिमंडल में उनकी गैर मौजूदगी और फिर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के उनके पैंतरे ने राजनीतिक रूप से उनको बहुत नुकसान पहुंचाया, ये जिसका आकलन अर्जुन सिंह को था नहीं। उन्होंने लिखा है कि वह मेरे नज़दीकी बने रहे, लेकिन मुझे मालूम था
उनमें चुनौतियों को स्वीकार करने का मादा इच्छा नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नरसिम्हा राव के लंबे समय तक सहयोगी बने रहे। उन्होंने अपनी आत्मकथा द ट्रिब्यूट ईयर्स में लिखा, बाबरी ध्वंस को न रोक पाना बीबी की सबसे बड़ी असफलता थी। उन्होंने दूसरे दलों से बातचीत की जिम्मेदारी नारायण दत्त तिवारी जैसे वरिष्ठ नेता को सौंपनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं सौंपी थी। एसबी चौहान सक्षम वार्ताकार जरूर थे, पर वह उभर रहे हालात से भावनात्मक पहलू को नहीं समझ पाए थे। पीआर कुमार मंगलम भी युवा और अपेक्षाकृत अनुभवहीन थे। वह पहली बार राज्य मंत्री बने थे। प्रणब मुखर्जी आगे लिखते हैं, मैंने दशकों तक नरसिम्हा राव के साथ काम किया है। मुझे उनका चेहरा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। प्रणब मुखर्जी ने साफ शब्दों में लिखा है कि मैं नरसिम्हा राव की चेहरा पढ़ सकता था। मैं उनके दुख और निराशा को साफ महसूस कर सकता था। पीवी नरसिम्हा राव इन सवालों का खुद जवाब देते हैं। वह अपनी किताब 6 दिसंबर में लिखते हैं, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा सवालों की बौछार इस मुद्दे पर होती है कि आपने 6 दिसंबर 92 को तोड़फोड़ से बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए पहले ही उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया। नरसिम्हा राव अपनी लाचारी बताते हैं, अनुच्छेद 356 के तहत किसी सरकार को तभी हटा सकते हैं जब कानून और व्यवस्था भंग हो गई हो, न कि जब कानून और व्यवस्था के भंग होने का अंदेशा हो। उन्होंने 356 का हवाला देते हुए कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसे वक्त राज्यपाल की रिपोर्ट ही आधार होती है। 3 रोज पहले ही राज्यपाल बी सत्यनारायण रेड्डी ने जो रिपोर्ट भेजी, उसे पढ़ने के बाद कौन सरकार राष्ट्रपति शासन लगाती। फिर सत्यनारायण रेड्डी कोई संघ के आदमी नहीं थे, वह समाजवादी पृष्ठभूमि के थे, तेलुगु देशम से आते थे, यानी कि कहीं न कहीं उनका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान था। राज्यपाल ने कहा था, ऐसी रिपोर्ट है कि बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंच चुके हैं, पर वे शांतिपूर्ण हैं। राज्यपाल की रिपोर्ट थी ये। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को लिख कर दिया है कि जिससे न्यायालय ने स्वीकार भी कर लिया कि राज्य सरकार विवादित ढांचे की संपूर्ण सुरक्षा करेगी और विवादित ढांचे की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बंदोबस्त भी किए गए हैं। राज्यपाल ने कुछ मना भी किया था। राज्यपाल की जो रिपोर्ट थी वह कुछ यूं थी कि मेरी राय में अभी यह उपयुक्त समय नहीं है। आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भी लिखा था और कोर्ट को भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि ऐसा उपयुक्त समय नहीं है कि सरकार को गिराया जाए या राज्य विधानसभा भंग कर दी जाए या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। राज्यपाल ने ये खुद अपने रिपोर्ट में बताया था। अगर ऐसा किया जाता है तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इससे न केवल राज्य में बल्कि देश के अन्य भागों में भी बड़े पैमाने पर हिंसा फैल सकती थी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को ये जरूर चिंता थी कि अगर ऐसा कर देते हैं तो पूरा देश इस समय अलग अलग हिंसा के दौर से गुजरने लगेगा। विवादित ढांचे को क्षति पहुंचाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, ये राज्यपाल ने रिपोर्ट में लिखा था। इसलिए मेरी राय में इस मामले पर हमें बहुत सतर्क बरतनी चाहिए और विभिन्न विकल्पों पर सोच विचार करें। इस मुद्दे पर किसी भी निर्णय के पक्ष पे और विपक्ष पर गौर करना चाहिए, ये राज्यपाल की रिपोर्ट में था। हमने जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से बचना चाहिए, ये राज्यपाल ने लास्ट में अपने रिपोर्ट में लिख दिया था। लेकिन केंद्र सरकार को भेजी गई यह राज्यपाल की गोपनीय रिपोर्ट थी। ऐसी स्थिति में नरसिम्हा राव के सामने विकल्प नहीं थे, सिवाय इसके कि वह संघीय ढांचे की मर्यादाओं के अनुसार राज्य सरकार के भरोसे और वायदे पर विश्वास करते। हालांकि उनका यह भरोसा एक राजनीतिक मिस कैलकुलेशन था, जिसका अवसाद उन्हें शायद अंत तक बना रहा। वह सत्यनारायण रेड्डी से भी नाराज थे, इसलिए वह 6 दिसंबर को उनका फोन नहीं ले रहे थे। सत्यनारायण रेड्डी का बार बार फोन आ रहा था कि उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया था। कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूँ
की, जिन्होंने कार सेवा किया, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जो शहीद हो गए, या बहुत सारे लोग थे। उसमें एक प्रधानमंत्री जिसको पीवी नरसिम्हा राव के नाम से जानते हैं, सिर्फ उनकी एक चुप्पी और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का फ़ोन नहीं उठाना उस विवादित ढांचे को मटियामेट कर दिया। कहीं ना कहीं चाहे इसकी उनको मलाल हो या नहीं हो, लेकिन उस ढांचा को ख़त्म करने में पीवी नरसिम्हा राव जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। और अगर हम माने कि परोक्ष रूप से राम मंदिर बनाने में भी अगर सहमति है, तो राम मंदिर की नींव वहीं से पड़ी थी। आगे हम राम मंदिर पर और चर्चा करेंगे। पत्थर की तराशी कैसे शुरू हुई, कहाँ से विचार आया, ये इस पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।